नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 1 लाख रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। हमसे पूछ क्या रहे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 1 लाख रुपए। प्रिंसिपल कितना दिया, 1 लाख रुपए दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 20% वार्षिक। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 20% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष 3 माह का टाइम दिया है। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे सीआई। हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे सीआई। अब देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है, यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है वार्षिक रूप से काउंट हो रहा है। और हमें क्वेश्चन में समय क्या दिया, हमें समय दिया 3 वर्ष 3 माह का, यानी पूरे 4 वर्ष का हमें समय नहीं दिया है, 3 वर्ष और 3 माह का समय दिया है। और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 20% वार्षिक। तो देखिए 3 वर्ष के लिए, देखिए 3 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 3 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 20% वार्षिक। और 3 माह के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखिए एक वर्ष में ब्याज कितना मिला, 20%। तो देखिए एक वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह। तो देखिए 3 माह में कितना ब्याज मिलेगा, 3 माह में ब्याज मिलेगा 5%। अब देखिए हम इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/20। अब देखिए हम यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले वर्ष प्रिंसिपल अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पे 1 का ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। दूसरे वर्ष प्रिंसिपल अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पे 1 का ब्याज मिलेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। तीसरे वर्ष प्रिंसिपल अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पे 1 का ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। अब देखिए 3 वर्ष के बाद 3 माह में अगर प्रिंसिपल जो है 20 यूनिट होगा तो 20 पे 1 का ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 यूनिट। अब देखिए हम यहां से प्रिंसिपल और 3 वर्ष 3 माह बाद के अमाउंट का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 125। 125 में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2500। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2500। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 216। 216 में अगर हम 21 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4536। ये हमारा कितना हो जाएगा, 4536। अब देखिए प्रिंसिपल अगर 2500 यूनिट है, प्रिंसिपल अगर 2500 यूनिट है तो यहां ब्याज कितना मिल रहा है, प्रिंसिपल जो है 2500 यूनिट है, प्रिंसिपल 2500 यूनिट है तो ब्याज कितना मिल रहा है। देखिए यहां प्रिंसिपल हमारा 2500 यूनिट है और हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया 1 लाख रुपया। यानी इस 2500 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 1 लाख रुपया दिया, हमें क्वेश्चन में 1 लाख रुपया दिया। अब देखिए हमें 2500 यूनिट का वैल्यू दिया है तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 40 रुपया। अब देखिए मैं 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से ब्याज निकाल सकते हैं। देखिए ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, तो यहां से सीआई कितना हो जाएगा, यहां से सीआई कितना हो जाएगा, हम यहां माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2036 यूनिट। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 2036 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें अगर 40 से गुना करेंगे तो 2036 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 0, 24 के 4, हाथ में 2, 12 2 14, 1 और 8। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, 81,440 रुपया। ब्याज क्या निकल के आ गया, सीआई क्या निकल के आया, 81,440 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 81,440 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक धनराशि 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपया है तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कह रहे दूसरे वर्ष की ब्याज की राशि पूछ रहे।
अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 8% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में पहले वर्ष का ब्याज दिया है। हमें क्वेश्चन में पहले वर्ष का ब्याज दिया, पहले वर्ष का हमें ब्याज कितना दिया, पहले वर्ष का हमें ब्याज दिया है 72 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे दूसरे वर्ष का ब्याज। और यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के दर से जब ब्याज काउंट होता है तो हमें पहले वर्ष केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, दूसरे वर्ष हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले वर्ष ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज मिलता है। यानी दूसरे वर्ष हमें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल पर 72 रुपए का ब्याज मिलेगा, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले वर्ष ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 8% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 72 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 72 का 8% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16, हाथ में 1, 56 1 57, 100 से भाग देंगे तो 2 अंक से पहले हमारा दशमलव लगेगा, ये हमारा हो जाएगा 5.76 रुपया। हम इसे ऐड करेंगे तो दूसरे वर्ष का हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 77.76 रुपया। यानी दूसरे वर्ष का ब्याज क्या निकल के आ गया, 77.76 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 77.76 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 मित्रों अमर, अकबर और एंथोनी के बीच चॉकलेट का एक पैक 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया। यदि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो एंथोनी को कितने चॉकलेट प्राप्त हुए। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया, हमें क्वेश्चन में अमर, अकबर और एंथोनी का हमें रेशियो क्या दिया, हमें रेशियो दिया हुआ है 3:4:5। तो देखिए हमने मान लिया कि अमर को उस चॉकलेट में से 3 यूनिट अगर मिला होगा तो अकबर को कितना मिला होगा, 4 यूनिट, और एंथोनी को कितना मिला होगा, 5 यूनिट। अब देखिए मैं क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं। तो देखिए यहां जो है अकबर को अमर की अपेक्षा कितना चॉकलेट अधिक मिल रहा है, 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया कि 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 50 दिया है। और हमसे पूछ क्या रहे कि एंथोनी को कितने चॉकलेट प्राप्त हुए। तो देखिए एंथोनी को कितना मिल रहा है, 5। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा, 250। यानी उस चॉकलेट में से एंथोनी को कितने मिले होंगे, 250 चॉकलेट। हमारा आंसर क्या निकल गया, 250। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। हमसे पूछ क्या रहे, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया कि 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है। तो देखिए हमने मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है। हमने मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या से 40% अधिक। तो देखिए 100 का अगर हम 40% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40। यानी 40 अधिक होगी तो पहली संख्या कितनी होगी, 140। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 60% अधिक है तो हम 100 का अगर 60% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी 100 से 60 अधिक होगी तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 160 होगी। अब देखिए तीनों संख्या हमें पता चल गया और हमसे पूछ रहे पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो पूछ रहे हैं। अब देखिए पहली संख्या अगर 140 है तो दूसरी संख्या कितनी है, 160 है। तो हम यहां से दोनों संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसे 20 से काटेंगे तो ये 20 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में। इसे 20 से काटेंगे तो ये 20 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में। यानी यहां से पहली और दूसरी संख्या का रेशियो क्या निकल गया, 7:8 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 7:8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था। अब से 25 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 हो जाएगी। अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। हमसे पूछ क्या रहे, वर्तमान से 15 वर्ष बाद ए की आयु पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए और बी के 10 वर्ष
पहले के हमें आयु का रेशियो दिया, 10 वर्ष पहले का हमें रेशियो क्या दिया, 10 वर्ष पहले का हमें रेशियो क्या दिया है, हमें रेशियो दिया हुआ है 5:9। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 25 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया, 25 वर्ष बाद का हमें रेशियो क्या दिया, 25 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया है 15:17। अब देखिए दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, तो हम यहां सबसे पहले अंतर चेक करेंगे। अब देखिए हमने मान लिया कि 10 वर्ष पहले ए की आयु 5 यूनिट है, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट। यानी यहां अंतर कितना हो जाएगा, यहां अंतर हो जाएगा 4 यूनिट, यहां अंतर कितना हो जाएगा 4 यूनिट। अब देखिए 25 वर्ष बाद ए की आयु अगर 15 यूनिट हो जा रही है तो बी की आयु कितनी हो जा रही है, 17 यूनिट। यानी यहां अंतर कितना हो जाएगा, यहां अंतर हो जाएगा 2 यूनिट। अब देखिए यहां से जो हमारा अंतर निकल के आ रहा है वो बराबर निकल के नहीं आ रहा है, जबकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। तो हम यहां सबसे पहले अंतर को बराबर कटेंगे। अब देखिए अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करते हैं और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करते हैं। तो देखिए ऊपर वाले रेशियो में हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10:18। और नीचे वाले रेशियो में हम 4 से गुना करेंगे, नीचे वाले रेशियो में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60:68। अब देखिए यहां हमारा अंतर कितना होगा, यहां हमारा अंतर होगा 8 यूनिट और यहां भी अंतर कितना होगा 8 यूनिट। यानी दोनों जगह से हमारा अंतर क्या निकल के आ रहा है, बराबर निकल के आ रहा है। अब देखिए 10 वर्ष पहले ए की आयु अगर 10 यूनिट है तो 25 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 60 यूनिट। यानी ए के आयु में कितने का वृद्धि हो रहा है, ए के आयु में 50 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए 10 वर्ष पहले बी की आयु अगर 18 यूनिट है तो 25 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 68 यूनिट। यानी यहां कितने का वृद्धि हो रहा है, यहां भी 50 यूनिट का वृद्धि हो रहा है, यहां भी 50 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए हम यहां वर्ष में कितने का वृद्धि करें, ये हमारा क्या है, वर्तमान से 10 वर्ष पहले और ये हमारा क्या है, वर्तमान से 25 वर्ष बाद। यानी हम यहां वर्ष में कितने का वृद्धि करें, हम यहां वर्ष में 35 वर्ष का वृद्धि करें, हम यहां वर्ष में 35 वर्ष का वृद्धि करें। तो देखिए यहां से हमें क्या पता चल गया, इस 50 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल गया 35 वर्ष। इस 50 यूनिट का वैल्यू हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया 35 वर्ष। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे अब से 15 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 15 वर्ष बाद ए की आयु पूछ रहे। तो देखिए हम यहां या तो 10 वर्ष पहले या हम 25 वर्ष बाद ए की आयु निकाल लेते हैं। अब देखिए 10 वर्ष पहले ए की आयु क्या है, 10 यूनिट है, 50 यूनिट का वैल्यू क्या है, 35 वर्ष है, तो हम यहां से 10 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 50 को अगर हमें 10 बनाना है तो हमें 5 से भाग देना होगा। अगर हम इस साइड 5 से भाग दे रहे हैं तो हम इस साइड भी 5 से भाग देंगे। अब देखिए 35 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। यानी यहां से 10 वर्ष पहले ए की आयु क्या निकल के आ गया, 10 वर्ष पहले ए की आयु क्या निकल के आ गया, 7 वर्ष निकल के आ गया। और हमसे पूछ के रहा वर्तमान से 15 वर्ष बाद। तो देखिए अगर हम इसमें 10 वर्ष ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वर्तमान की आयु निकल के आ जाएगा। और उसमें 15 वर्ष ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 15 वर्ष बाद की आयु निकल के आ जाएगा। यानी हम इसमें अगर 25 वर्ष ऐड करेंगे, 7 वर्ष में हम 25 वर्ष ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 15 वर्ष बाद की आयु निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 32 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 32 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 साझेदार ए, बी और सी कुल 30,000 रुपए की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400 रुपया, बी को 25,500 रुपया और सी को 30,600 रुपया प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया था। हमसे पूछ कर ए प्लस सी का पूंजी पूछ रहे हैं। आप देखिए हमें क्वेश्चन में तीनों का हमें टोटल पूंजी दिया है 30,000 रुपया और हमसे पूछ रहे हैं ए प्लस सी का पूंजी। तो देखिए अगर हमें पूंजी का रेशियो पता चल जाए तो हमें क्वेश्चन में टोटल पूंजी दिया हुआ है तो हम वहां से ए प्लस सी का पूंजी बता पाएंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400 रुपया, बी को 25,500 रुपया और सी को 30,600 रुपया प्राप्त होते हैं। यानी तीनों का हमें लाभ दिया हुआ है एक वर्ष के अंत का। यानी समय क्या है हमारा, एक वर्ष का, तीनों का समय क्या है, बराबर है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब हमारा टाइम सेम हो तो जिस रेशियो में हमारा पूंजी रहता है उसी रेशियो में लाभ बढ़ता है। तो देखिए हमें तीनों का लाभ दिया हुआ है तो हम यहां से तीनों के लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं। जो हमारा लाभ का रेशियो होगा वही हमारा पूंजी का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम क्या है, सभी के पास हमारा टाइम क्या है, एक वर्ष का है, यानी टाइम क्या है, सेम है। तो देखिए हम यहां से ए, बी और सी के हम लाभ का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ए का लाभ क्या दिया है, हमें ए का लाभ दिया हुआ है 20,400 रुपया,
बी का हमें लाभ क्या दिया, बी का हमें लाभ दिया हुआ है 25,500 रुपया। सी का हमें लाभ क्या दिया, सी का हमें लाभ दिया हुआ है 30,600 रुपया। अब देखिए हम यहां से रेशियो निकालेंगे तो यहां से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हम इसे 3 से काट सकते हैं। ये हमारा 3 से कितने बार में जाएगा, ये हमारा 3 से चला जाएगा 68 बार में। हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो देखिए 255 3 से कितने बार में जाएगा, 85 बार में। हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो 306 3 से कितने बार में जाएगा, 102 बार में। अब देखिए हम इसे 17 से काट सकते हैं। 17 से ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। हम इसे अगर 17 से काटेंगे तो ये 17 से 5 बार में जाएगा। इसे 17 से काटेंगे तो ये 17 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। यानी यहां से हमारा लाभ का रेशियो क्या निकल के गया, 4:5:6 निकल के आ गया। तो जो हमारा लाभ का रेशियो होगा वही हमारा पूंजी का रेशियो होगा। यानी पूंजी का भी रेशियो क्या होगा, पूंजी का भी रेशियो होगा 4:5:6। अब देखिए हमने मान लिया कि ए की पूंजी अगर 4 यूनिट है तो बी की पूंजी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट, और सी की पूंजी कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट। यानी यहां से टोटल पूंजी कितना हो जाएगा, यहां से टोटल पूंजी हो जाएगा 15 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल पूंजी कितना दिया, यहां से टोटल पूंजी हो जाएगा 15 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में टोटल पूंजी दिया हुआ है 30,000 रुपया। हमें टोटल पूंजी कितना दिया, 30,000 रुपया दिया। अब देखिए 15 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 30,000 दिया है, तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2,000 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2,000 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे ए और सी द्वारा निवेश किया गया राशि, यानी ए प्लस सी का पूंजी पूछ रहे। तो देखिए ए का पूंजी अगर 4 यूनिट है तो सी का पूंजी कितना है, सी का पूंजी कितना है, 6 यूनिट। यानी दोनों का पूंजी मिला के कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 10 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20,000। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 20,000 रुपया निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है इडली बनाने हेतु यदि चावल और उड़द दाल के एक मिश्रण में 2 हिस्सा चावल और 1 हिस्सा उड़द दाल है तो मिश्रण में चावल और उड़द दाल की मात्रा क्रमशः कितने प्रतिशत होगी। हमसे पूछ कर रहे दोनों का हमें मात्रा प्रतिशत में पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक मिश्रण में 2 हिस्सा चावल और 1 हिस्सा उड़द दाल है। 2 हिस्सा चावल और 1 हिस्सा उड़द दाल है। तो देखिए हमने मान लिया कि चावल जो है वो 2 यूनिट है तो उड़द दाल कितना होगा, 1 यूनिट होगा। यानी यहां से टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमसे दोनों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए चावल कितना है, चावल जो है कितना है, 2 यूनिट है, कितने में से, 3 यूनिट में से। गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यहां हमें पता हो कि 2/3 कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 66 सही 2/3 के बराबर होता है। यानी यहां से चावल का प्रतिशत क्या निकल के आ गया, यहां से चावल का प्रतिशत निकल के आ गया 66 सही 2/3%। अब देखिए उड़द दाल कितना है, उड़द दाल कितना है, 1 यूनिट है, कितने में से, 3 यूनिट में से। गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा उड़द दाल का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यह हमें पता हो कि 1/3 कितने प्रतिशत के बराबर होता है। तो देखिए 1/3 जो है वो 33 सही 1/3% के बराबर होता है। दोनों का हमारा प्रतिशत में आंसर क्या निकल गया कि चावल जो है उस मिश्रण में 66 सही 2/3% होगा और उड़द दाल 33 सही 1/3% होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, साथ ही वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे कुल लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। अब देखिए हम यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए उसके लिए हम 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/5। यानी सीपी अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पे 1 ज्यादा पे बेचेगा, यानी कितने पे बेचेगा, 6 यूनिट पे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि साथ ही हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। अब देखिए 3 लीटर पानी मिलाएगा यानी टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, टोटल मिश्रण हो जाएगा 8 लीटर। अब देखिए उस मिश्रण में हमने मान लिया कि 1 लीटर दूध का रेट जो है वो 1 यूनिट है, तो देखिए उसका लागत कितना हो जाएगा, उसका लागत हो जाएगा 5 यूनिट और बेचने पर उसे प्राप्त कितना होगा, टोटल मिश्रण है कितना 8 लीटर, यानी उसे बेचने पर प्राप्त कितना होगा, 8 यूनिट प्राप्त होगा। अब देखिए हम यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। उसके लिए हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25:2, हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 48। यानी उसका टोटल लागत अगर 25 यूनिट होगा तो बेचने पर उसे कुल कितना प्राप्त हो रहा होगा, 48 यूनिट। यानी यहां उसे लाभ कितने का हो रहा है, यहां उसे लाभ कितने का हो रहा है,
लाभ हो रहा है 23 यूनिट का, कितने पर, 25 यूनिट पर, गुने 100 करेंगे तो यहां से टोटल लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 25 से 100 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 23 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 92%, यानी उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, उसे कुल जो है 92% का लाभ होगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 92%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 7 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हो गए, नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत अंक 2 बढ़ जाते हैं। प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत की तुलना में नए छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत की तुलना में नए छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखिए हमने यहां मान लिया कि 7 छात्रों का औसत अंक 1 से, हमने मान लिया कि 7 छात्रों का औसत अंक 1 से। अब देखिए एक छात्र को शामिल करेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में देखिए एक छात्र के शामिल होने से औसत जो है 2 से बढ़ जा रहा है, यानी 8 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। और हमसे पूछ रहे हैं कि प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत की तुलना में नए छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखिए नया छात्र के आने की वजह से औसत कितना हो जा रहा है, x + 2 हो जा रहा है। तो देखिए औसत x + 2 रखने के लिए नया छात्र जो है अपने लिए 2 अंक तो रखा ही होगा, बाकी के 7 छात्रों का अंक जो है x से x + 2 कर रहा है, यानी बाकी के 7 छात्रों को भी 2-2 अंक दिया होगा, यानी कितना अधिक अंक लेके आया होगा, कितना अधिक अंक लेके आया होगा, 2 × 8। यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 16। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि ए और बी मिलकर, यानी ए + बी जब एक साथ काम कर रहे हैं तो काम को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, 30 दिन का समय लग रहा है। काम को पूरा करने में 30 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी जब ए + बी + सी तीनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में 24 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहां क्या करेंगे, इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम यहां क्या करेंगे, इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 30 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120। अब देखिए हम यहां कुल काम को मान लेते हैं 120 यूनिट, हम यहां कुल काम को मान लेते हैं 120 यूनिट। अब देखिए 120 यूनिट काम जब ए + बी एक साथ कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 30 दिन का समय लग रहा है। और 120 यूनिट काम जब तीनों मिलके यानी ए + बी + सी कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 24 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए यहां से हम यहां से इनका इफिशियंसी निकाल सकते हैं, हम यहां से इनका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए + बी 30 दिन में 120 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 4 यूनिट काम कर रहे होंगे। और ए + बी + सी 24 दिन में 120 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे होंगे। अब देखिए यहां से ए + बी का इफिशियंसी क्या निकल गया, 4 यूनिट, और ए + बी + सी का इफिशियंसी क्या निकल गया, 5 यूनिट निकल के गया। और हमसे पूछ रहे हैं कि सी जो है उस काम को अकेले कितना दिन में कर पाएगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सी का इफिशियंसी निकालना होगा। अब देखिए हम सी का इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए + बी + सी के इफिशियंसी में से ए + बी का इफिशियंसी माइनस करेंगे तो हमारा सी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। यहां से सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो देखिए सी को जो है 1 यूनिट इफिशियंसी के साथ 120 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 120/1 दिन का, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 120 दिन। यानी सी जो है अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा कर पाएगा, 120 दिन में पूरा कर पाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 120 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।